हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन आवर चैनल स्टडी विद आलोक। फ्रेंड्स, आज हम जो डिस्कस करने चल रहे हैं वो जीडीसी से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर हमारा आज का डिस्कशन होगा। और चूंकि फ्रेंड्स 15 मार्च को एग्जामिनेशन है, तो सबसे पहले आप सभी को मेरी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं एग्जामिनेशन के लिए। और यहाँ पे ये प्रश्नों को जो सॉल्व कराने का जो एक उद्देश्य रखा गया है सर के निर्देशन में, वह ये है कि जो भी अभ्यर्थी एग्जामिनेशन के लिए जा रहे हैं तो कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व करके जाएं। क्योंकि एग्जामिनेशन में क्या होता है कि कुछ क्वेश्चन जो आते भी हैं और हम जब उनकी प्रैक्टिस करके नहीं जाते हैं तो वही क्वेश्चन क्या होते हैं कि हमारे एग्जामिनेशन में गलत हो जाते हैं। ठीक है, तो इसका एक ही उपाय है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा जो क्वेश्चन हैं उनको प्रैक्टिस करें, रिवाइज करें और अपने माइंड में उनको बैठा के रखें। ठीक है, तो आइए देखते हैं सबसे पहले प्रश्न को। देखिए, यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया गया है कि संस्कृत के विकास की 3 अवस्थाएं। ठीक है, तो यानी कल्चर का जो डेवलपमेंट है उसकी जो 3 अवस्थाएं हैं, अरण्य अवस्था, बर्बर अवस्था और सभ्य अवस्था, ये किस विद्वान द्वारा बताई गई है। ठीक है, तो आई होप कि ये क्वेश्चन लगभग सभी को पता होगा क्योंकि बहुत आसान क्वेश्चन है और कई बार एग्जामिनेशन में पीजीटी वगैरह में पूछा भी गया है। तो हमारे बहुत सारे फ्रेंड्स इसका आंसर ढूंढ भी लिए होंगे। ठीक है, तो देखते हैं क्या है इसका करेक्ट आंसर। तो इसका जो करेक्ट आंसर है फ्रेंड्स वो हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, तो ऑप्शन बी यानी LH मार्गन द्वारा। ठीक है, हमारा अगला क्वेश्चन है कि किसने कहा है कि विपथगामी प्रवृत्तियों की कली को फूल बनने से पहले ही कुचल देना सामाजिक नियंत्रण है। ठीक है, तो सोशल कंट्रोल में जो ये बात कही थी कि जो विपथगामी प्रवृत्तियां हैं, ठीक है, उनको उस कली को फूल बनने से पहले ही कुचल देना ही क्या होता है, सामाजिक नियंत्रण कहलाता है। ठीक है, तो ये बहुत ही अच्छी परिभाषा दी थी किसने, ये दी थी पार्सन्स महोदय ने। ठीक है, तो इनका ये कहना था कि जैसे कोई बच्चा है, ठीक है, वो गलती कर रहा है, तो अगर आप उसको बचपन में ही जब वो फर्स्ट टाइम गलती करे, अगर आप उस पर रोक लगा देते हैं, ठीक है, यानी उस पर नियंत्रण पूरी तरीके से कर देते हैं, तो आगे क्या क्या होता है उसका फायदा कि वो जो एक कुख्यात अपराधी बनने वाला था या किसी का मर्डर कर सकता था या चाहे वो कुछ भी कर सकता था, तो वो बचपन में ही क्या होता, उसके अंदर सुधार हो जाता। ठीक है, फर्स्ट टाइम में ही, और फिर आगे ऐसी कोई गलती नहीं होती। ठीक है, तो ये सामाजिक नियंत्रण के दौरान पार्सन्स महोदय ने इस परिभाषा को दी हुई थी। ठीक है, तो बहुत ही अच्छी डेफिनेशन है इनकी। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं कि भूमिका संकुल का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया है। ठीक है, तो भूमिका संकुल यानी इंग्लिश में इसको कहेंगे रोल सेट। ठीक है, तो रोल सेट याद रखिएगा आप। भूमिका संकुल का सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया, तो ये किया गया था, सॉरी, हाँ, तो फ्रेंड्स देखिए, भूमिका संकुल का जो सिद्धांत है यानी रोल सेट, ठीक है, तो रोल सेट की जो अवधारणा दी थी या सिद्धांत दिया था, ये किसने दिया था, RK मार्टन जी ने दिया था। ठीक है, इन्होंने अपनी एक पुस्तक लिखी थी, सोशल थ्योरी एंड सोशल स्ट्रक्चर। ठीक है, तो उस पुस्तक में इन्होंने रोल सेट की अवधारणा को प्रतिपादित किया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, सिक रोल। ठीक है, सिक रोल की अवधारणा किसने दी है, तो यानी सिक रोल की जो अवधारणा है ये देखिए दी है पार्सन्स जी ने। किसने दी है, पार्सन्स। तो आप इसको लर्न करके रखिएगा। बीमारू भूमिका की जो अवधारणा है ये पार्सन्स जी ने दी है। ठीक है, तो ये आप लर्न करके रखिएगा। ऑप्शन जो डी है ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं कि प्रस्थित व भूमिका की अवधारणा सर्वप्रथम, तो थोड़ा सा प्रश्नों को पढ़ते समय ध्यान देने की जरूरत होती है कि सर्वप्रथम है, नहीं है। ठीक है, तो इन सब पर बहुत अच्छे से फोकस करना होता है, बहुत जल्दी में हमें आंसर नहीं देना है। क्या होता है, कभी कभी सर्वप्रथम कुछ और रहता है और सर्वप्रथम नहीं है, फिर उसके बाद में अगर पूछा गया है तो कोई और मतलब जो है करेक्ट हो जाता है, या नहीं है। तो इन सब चीजों पे बहुत ही जो है अच्छे से पूरा प्रश्न को हमें ध्यान से पढ़ना है, फिर हमें अपना आंसर देना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे पूछा गया कि प्रस्थित व भूमिका की जो अवधारणा है वह सर्वप्रथम व्यवस्थित रूप से किसने विकसित की थी। ठीक है, तो ये किया था लिंटन जी ने। किसने किया था, लिंटन महोदय ने किया था। और फ्रेंड्स इन्होंने एक पुस्तक लिखी हुई थी, ठीक है, आपको याद होगा, द स्टडी ऑफ मैन। ठीक है, द स्टडी ऑफ मैन, ये लिंटन जी ने पुस्तक लिखी थी। तो इसी पुस्तक में इन्होंने ये प्रस्थित व भूमिका की अवधारणा सर्वप्रथम व्यवस्थित रूप से विकसित भी की थी। ठीक है, हाँ, तो जो हम चर्चा कर रहे थे यहाँ पे इसको हम इसका मैटन लगा दे रहे हैं। ठीक है, क्योंकि
यहाँ पे पार्सन्स हो जाएंगे और इसको पहले देख लेते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। सिक रोल आपका पार्सन्स, ठीक है। अगला हम 35 पे थे। आइए देखते हैं प्रस्तित्व व भूमिका की जो अवधारणा सर्वप्रथम व्यवस्थित रूप से विकसित की गई थी वो किसके द्वारा की गई थी, तो लिंटन द स्टडी ऑफ मैन नामक पुस्तक इन्होंने लिखा था और उसी पुस्तक में इन्होंने सर्वप्रथम प्रस्तित्व व भूमिका की अवधारणा को दिया हुआ था, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सामाजिक नियंत्रण को चेतन और अचेतन सामाजिक नियंत्रण के रूप में किसने वर्गीकृत किया है। फ्रेंड्स, तो जो 2016 का पीजीटी एग्जामिनेशन हुआ था यूपी का, उसमें यह क्वेश्चन आया हुआ था कि सामाजिक नियंत्रण को चेतन और अचेतन सामाजिक नियंत्रण के रूप में किसने वर्गीकृत किया। देखिए यहाँ पे चार्ल्स कूले हैं और LF बर्नार्ड हैं और सी ऑप्शन में है A एंड B दोनों बहुत और D यानी कोई नहीं, ठीक है। तो फ्रेंड्स देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और बहुत ही इंपॉर्टेंट यानी मोस्ट इंपॉर्टेंट, तो इसको हमें ध्यान रख के इसको करना है। देखिए अगर ऑप्शन में LF बर्नार्ड है तो उनको लगाना है, कूले तब वहां पे रहेंगे नहीं, और अगर कूले हैं तो LF बर्नार्ड नहीं रहेंगे। लेकिन फ्रेंड्स अगर दोनों लोग हैं तो दोनों लोगों ने इस अवधारणा को यूज किया है चेतन और अचेतन कॉन्शियस सामाजिक नियंत्रण के रूप में, तो यानी हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, यानी A एंड B दोनों लोग हो जाएंगे, ठीक है। तो जब इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाएगा तो चूंकि दोनों लोगों ने चर्चा की है तो यानी दोनों हो जाएंगे, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं कि किसने परिभाषित किया है कि भूमिका जो है वो परिस्थिति का क्या है, गत्यात्मक स्वरूप है, या कभी कभी स्वरूप की जगह पहलू लिख देता है, ठीक है। तो किसने परिभाषित किया कि जो भूमिका है वो क्या है, परिस्थिति का गत्यात्मक स्वरूप है, ठीक है। तो ये किसने कहा था फ्रेंड्स, अभी हमने आपको ऊपर बताया कि भूमिका की जो सर्वप्रथम चर्चा की थी वो किसने की थी, लिंटन महोदय ने, तो ये अवधारणा भी उन्हीं की ही है, ठीक है। तो आप ध्यान रखिएगा। संस्कृति है एक, तो संस्कृत क्या है, संस्कृति है यानी जो कल्चर है वो क्या है, एक अंतर्निष्ठ आचरण है, मनुष्य की व्यक्तिगत कुल परंपरा है, या अर्जित आचरण है, या कोई नहीं है। तो फ्रेंड्स जो ये संस्कृति होती है ये क्या होती है, एक अर्जित आचरण होती है, ठीक है। यानी इसको हम क्या करते हैं, एस्क्राइब करते हैं, ठीक है। अर्जित आचरण यानी ये प्रदत्त नहीं है, ठीक है, कि प्रदत्त से ही क्या होता है कि हमें ये पहले से ही मिला हुआ है, ठीक है। ये हमें इसको अर्जित करना पड़ता है अपने गुणों के आधार पर, अपने कर्मों के आधार पर, ठीक है। यानी कहते हैं ना भैया आपकी जो संस्कृति है वो बहुत अच्छी है, यानी आपका जो सामाजिकरण है वो बहुत सही है, ठीक है। तो यानी ये जो संस्कृति है वो क्या है, एक अर्जित आचरण है, ठीक है। तो ऑप्शन सी हमारा क्या होगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सामाजिक नियंत्रण का सबसे उत्तम एवं प्रभावी ढंग क्या है, ठीक है। तो यानी जो सोशल कंट्रोल है उसका सबसे अच्छा और प्रभावी क्या तरीका है, सबसे अच्छा जो तरीका है फ्रेंड्स वो होता है सामाजिकरण। क्या होता है, सामाजिकरण, सामाजिकरण यानी सोशलाइजेशन, ठीक है। तो अगर किसी का सामाजिकरण सही हुआ है यानी कोई बच्चा है उसका अगर सामाजिकरण आपने सही किया हुआ है तो फिर वो सबसे अच्छा सामाजिक नियंत्रण का उदाहरण है और एक उसके ऊपर सबसे अच्छा प्रभाव है, ठीक है। विधि निर्माण है, सामाजिक मान्यताएं भी हैं, धर्म भी है, सबकी अपनी अपनी भूमिका है, लेकिन जो सामाजिकरण होता है ये क्या होता है, एक जन्म से लेकर के आपका मृत्यु तक ये सामाजिकरण चलता रहता है, ठीक है। और एक सीखने की प्रक्रिया होती है सामाजिकरण द्वारा, ठीक है। तो जब हम सीखते रहते हैं तो उसी सीखने के माध्यम से ही क्या होता है, हमारा सामाजिक नियंत्रण भी होता है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं कि औपचारिक सामाजिक नियंत्रण के अंतर्गत कौन सा साधन नहीं आता है। तो दो प्रकार के नियंत्रण होते हैं, एक होता है औपचारिक और एक होता है अनौपचारिक, ठीक है। तो औपचारिक सामाजिक नियंत्रण के अंतर्गत कौन सा साधन नहीं आता, औपचारिक में देखिए कानून है, ठीक है। तो ये औपचारिक रूप से नियंत्रण करता है, यानी अगर कोई चोर है या कोई मतलब जो भी है तो उसको सजा मिलती है भैया, 2 इयर्स। दहेज वाला देखिए उसमें जो है कोई तलाक वाला है तो उसको 2 साल की सजा है। तो इस टाइप का जो प्राविधान है वो आपका औपचारिक सामाजिक नियंत्रण करता है, ठीक है। और जो ये अनौपचारिक होता है इसमें क्या होता है कि धर्म के माध्यम से आपका हो गया, ठीक है। अनौपचारिक में आपका परिवार, यानी परिवार तो आपको ऐसा कोई सजा नहीं देता, आप कोई गलती कर दिए कि बस आपको अब 2 साल के लिए सजा दी जाती है, ठीक है। तो ऐसा नहीं, तो दो प्रकार के नियंत्रण है, एक औपचारिक है और एक अनौपचारिक है। तो औपचारिक सामाजिक नियंत्रण के अंतर्गत कौन सा साधन नहीं आता है, ठीक है। तो ये बताना है कि कौन सा नहीं आता है फ्रेंड्स। तो कानून तो औपचारिक है, कारावास भी क्या हुई कि आपकी 2 साल की 5 साल की या जो भी है, ठीक है। तो वो आपका हो गया औपचारिक। फिर डी नंबर पे देख रहे हैं आप राज्य।
राज्य भी एक औपचारिक एजेंसी है, लेकिन जो धर्म है, अभी मैंने बताया धर्म हो गया, आपका परिवार हो गया, ठीक है, तो ये किस अंतर्गत आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका अनौपचारिक सामाजिक नियंत्रण के अंतर्गत। तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं कि दुर्खीम ने समूहवाद की अवधारणा, दुर्खीम ने समूहवाद की अवधारणा किससे ग्रहण की थी? तो किससे ग्रहण की थी फ्रेंड्स, ये नया क्वेश्चन है। देखिए बार्न्स बेकर और बी पे हैं डी मेस्ट एवं डी बर्नार्ड, अगस्त कॉम्ट और स्पेंसर, ठीक है। तो दुर्खीम ने जो अपनी समूहवाद की जो अवधारणा दी हुई थी, ये किससे ग्रहण की थी? तो ये की थी डी मेस्ट एवं डी बर्नार्ड से, ठीक है। तो यानी जो अभी बर्नार्ड जी थे सामाजिक नियंत्रण में कुले के साथ में, उन्हीं से इन्होंने समूहवाद की अवधारणा को ग्रहण किया था इमानुएल दुर्खीम जी ने, ठीक है। तो आप इसको ध्यान रखिएगा। एक समूहवाद की अवधारणा है फ्रेंड्स, और एक होता है समूह मन, ठीक है। तो समूह मन की अवधारणा किसने दी थी, ये आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइएगा, ठीक है। मैंने ये क्वेश्चन आपको पहले भी सॉल्व कराया था, समूह मन की अवधारणा, तो इसको आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और चलिए देखते हैं कि निम्न में से किसका कथन है कि संस्कार जो है विश्वास का क्रियात्मक पक्ष है, ठीक है। तो किसने कहा है कि जो संस्कार है ये विश्वास का क्रियात्मक पक्ष है, ठीक है। तो किसने कहा है, ये कहा है दुर्खीम महोदय ने, ठीक है। तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि मूल्यों का सिद्धांत किससे संबंधित है, ठीक है। तो जो मूल्यों का सिद्धांत है वो किससे संबंधित है, ये सर्वप्रथम जो है ये वेबर के द्वारा, ठीक है। तो मैक्स वेबर मूल्यों का सिद्धांत से संबंधित है। वैसे राधा कमल मुखर्जी जी भी हैं, लेकिन मूल्यों का सिद्धांत पूछा गया है तो इन्होंने वेबर ने इस पर चर्चा किया हुआ है, ठीक है। दुर्खीम के अनुसार धर्म की संरचना में किन मौलिक तत्वों को शामिल किया गया है? तो दुर्खीम के अकॉर्डिंग धर्म की संरचना में किन मौलिक तत्वों को शामिल किया गया है? तो विश्वास है, संस्कार है, और उसके बाद में दैवीय तत्व हैं, ए बी दोनों हैं, या उपयुक्त सभी है, ठीक है। तो इसमें फ्रेंड्स जो दुर्खीम के अनुसार जो है, दुर्खीम के अकॉर्डिंग धर्म की संरचना में जो मौलिक तत्व सम्मिलित हैं वो है आपका विश्वास और संस्कार, ठीक है। तो विश्वास हो जाएगा और आपका संस्कार हो जाएगा, यानी तो इस तरीके से देखा जाएगा तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। उपयुक्त सभी पे हमें नहीं जाना है, ठीक है, यानी दैवीय तत्व की उन्होंने चर्चा नहीं की हुई है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि ये पुस्तक यहाँ पे लिखी गई है, मेन करंट्स इन सोशियोलॉजिकल थॉट। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नेट के एग्जामिनेशन में ये क्वेश्चन पूछा गया था, ये बुक पूछी गई थी कि मेन करंट्स इन सोशियोलॉजिकल थॉट। तो ये जो पुस्तक है फ्रेंड्स, ये रेमंड एरा की पुस्तक है, किसकी? रेमंड एरन की पुस्तक है, आप इसको लर्न करके रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पुस्तक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि उपयुक्त कथन, सामाजिक क्रियाएं वे व्यवहार होती हैं जो अर्थपूर्ण होते हैं एवं एक दूसरे के व्यवहारों को प्रभावित करते हैं। तो जो हमारी सामाजिक क्रियाएं वे व्यवहार होती हैं जो अर्थपूर्ण होती हैं एवं एक दूसरे के व्यवहार को क्या करती हैं, ये प्रभावित करती हैं, ठीक है। तो ये किसने इसको कहा हुआ है, ये हमें बताना है, ठीक है। तो देखिए सामाजिक क्रियाओं पे जो पूरा चर्चा किया हुआ है किसने किया है, मैक्स वेबर ने, ठीक है। तो वेबर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं कि वेबर के राजनीतिक समाजशास्त्र में, वेबर के राजनीतिक समाजशास्त्र में किन अवधारणाओं को शामिल किया गया है? तो इसमें देखिए प्रभुता का सिद्धांत, सत्ता का संस्थाकरण, कर्मचारी तंत्र यानी ब्यूरोक्रेसी, या उपयुक्त सभी। तो जो वेबर की राजनीतिक समाजशास्त्र में जो अवधारणा उन्होंने दी थी उसमें क्या क्या वो सम्मिलित किए गए थे, बहुत ध्यान से क्वेश्चन को देखिएगा आप लोग। प्रभुता का सिद्धांत, ठीक है, तो ये भी था। सत्ता जो थी उसका जो संस्थाकरण हुआ वो भी था, और कर्मचारी तंत्र ये भी था, यानी ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी उपयुक्त सभी, ठीक है। तो उपयुक्त सभी हो जाएगा, करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पूंजीवाद वर्तमान अवधारणा की भांति एक अभिशाप न होकर समाज के लिए महत्वपूर्ण सिद्ध होता है, यह किसका कथन है, ठीक है। तो पूंजीवाद जो है, पूंजीवाद वर्तमान अवधारणा की भांति एक अभिशाप न होकर समाज के लिए महत्वपूर्ण सिद्ध होता है, ये किसका कथन है। तो देखिए बहुत सारे फ्रेंड्स हमारे सोचेंगे कि मैक्स वेबर ने पूंजीवाद प्रोटेस्टेंट धर्म की चर्चा की थी और पूंजीवाद की चर्चा की है, तो हम मैक्स वेबर नहीं है। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा एच गर्थ तथा C.W. मिल्स, ठीक है। तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए कुछ
जब कोई नया प्रश्न पूछा जाए, ठीक है, और आपको लग रहा है कि ये प्रश्न मैंने कभी नहीं देखा, एनटीए नेट का पेपर दिया, वहाँ पे हमने पूरे पेपर को सॉल्व किया, या प्रीवियस ईयर में देखा, या पीजीटी के दौरान नहीं देखा ऐसी डेफिनेशन को, या मतलब कहीं भी हमने इसको नहीं अभी तक देखा हुआ है, ये प्रश्न कहीं पे नहीं आया हुआ है, ये नया क्वेश्चन है, ठीक है। और 3 ऑप्शन, यानी जैसे देख रहे हैं हम ऑप्शन में मैक्स वेबर, पार्सन्स और दुर्खीम, यानी इन तीनों लोगों की थ्योरी हमने कहीं ना कहीं पढ़ी हुई है। तो ऐसी कोई चर्चा ना मैक्स वेबर करते हैं, ना पार्सन्स करते हैं, और ना ही दुर्खीम ने कहा है। तब हमें क्या करना चाहिए उस दौरान पेपर करते समय? वहां पे हमें तुरंत अपना दिमाग लगाना चाहिए कि ये जो ऑप्शन बी है यानी गर्थ योंग डब्ल्यू मिल्स, ये हो सकते हैं, ठीक है। तो अगर हमें नहीं आ रहा है, हमें गेस करना ही है, तो हम नए लोगों के ऊपर गेस करेंगे अपना, ठीक है, क्योंकि तीनों लोगों के बारे में हम जानते हैं और तीनों लोगों ने ऐसी कोई चर्चा नहीं की है, ठीक है। तो ये भी थोड़ा सा ध्यान रखने की जरूरत है पेपर के दौरान। तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को कि उपयुक्त कथन सांस्कृतिक लक्ष्य अत्यधिक महत्वपूर्ण होते हैं और व्यक्तियों को जीवित रहने एवं श्रम करने की प्रेरणा करते हैं, ठीक है। तो ये किसने कहा कि जो सांस्कृतिक लक्ष्य है ये क्या है, अत्यधिक महत्वपूर्ण होते हैं और व्यक्तियों को जीवित रहने एवं उन्हें श्रम करने के लिए क्या करते हैं, प्रेरणा करते हैं, उन्हें प्रेरित करते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार की जो पॉजिटिव अवधारणा है सकारात्मक, ये किसने दी है, मर्टन, पार्सन्स, वेबर या दुर्खीम। तो फ्रेंड्स आपने जब पढ़ा था मर्टन की थ्योरी को, तो वहां पे उन्होंने सांस्कृतिक लक्ष्य और संस्थागत साधन की चर्चा की हुई थी, ठीक है। तो आई होप आपको लर्न आ गया होगा और बहुत ही इजी हो गया अब आपके लिए। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो होगा आर के मर्टन, ठीक है। चलिए हमारा जो लास्ट क्वेश्चन है इस क्विज का, वो है संदर्भ समूह की अवधारणा का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया। बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है, अभी भी लोग गलत करते हैं इसको। तो संदर्भ समूह, ठीक है, देखिए यहाँ पे अवधारणा का सर्वप्रथम, इस पे जरूर आप फोकस करिएगा, ठीक है। संदर्भ समूह की अवधारणा जो है ये सर्वप्रथम किसने दी है, ये पूछा गया है। तो यहाँ पे देखिए मैक्स वेबर, हाइमन, मर्टन और श्रीनिवास। तो फ्रेंड्स देखिए श्रीनिवास मैक्स वेबर तो है नहीं, यहाँ पे हमें जो कंफ्यूजन होती है लोगों को, 2 ऑप्शन में होती है, या तो एच हाइमन या तो आर के मर्टन, ठीक है। तो जो सर्वप्रथम अगर पूछा है तो कौन हो जाएगा, एच हाइमन। इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी द साइकोलॉजी ऑफ स्टेटस, उसी पुस्तक में इन्होंने इस अवधारणा का प्रयोग किया हुआ था। लेकिन जो आर के मर्टन जी हैं, अगर ये सर्वप्रथम नहीं पूछा गया है, ये ऑप्शन में नहीं है, और तब हमें क्या लगाना है, तब हम लगाएंगे मर्टन को, ठीक है। क्यों मर्टन को लगाएंगे, क्योंकि उसके बाद में इन्होंने संदर्भ समूह की अवधारणा को जो विकसित किया, यानी जो इसका डेवलपमेंट किया अपनी पुस्तक जो है द सोशल थ्योरी एंड सोशल स्ट्रक्चर में, वो आर के मर्टन जी ने किया हुआ था, ठीक है। लेकिन यहाँ पे सर्वप्रथम अगर पूछेगा तब हमें क्या करना है, ये एच हाइमन को लगाना है, ठीक है। तो फ्रेंड्स आज की जो क्विज है वो हमारी यहीं पे समाप्त होती है। फिर हम कल जो है एक नई क्विज के साथ में आपसे चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।